गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोगों के बीच पुनः नए चैप्टर रिप्रोडक्शन लेकर आए हैं। मैं आप लोगों को प्रत्येक दिन वीडियो लेकर आते हैं और मैं इस चैप्टर को A to Z छोटे से छोटे बारीकी ढंग से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव संपूर्ण चीज़ आपको निकाल के दिखाएंगे कि आप कैसे फिगर को आसानी से डील कर सकते हैं, कैसे उससे ढेर सारे ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं। मैं इन सब के बारे में आपको डिटेल से बताने जा रहा हूं। तो मैं चाहूँगा कि पहले ये आरंभ करने से पहले आप एक बार इस को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी वीडियो हम डालें आपको सर्वप्रथम मिलता रहे और आप तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ आप अपने जितने भी साथी होंगे, आपके जितने भी दोस्त होंगे, आप उस तक भी इस वीडियो को पहुंचाने का काम करेंगे ताकि आपके साथ साथ हमें भी प्रोत्साहन मिलता रहे। अब हम लोग चल रहे हैं रिप्रोडक्शन मतलब जनन। आपने देखे हैं कि जनन को दो भाग हम लोग बांटे थे, ये आप पढ़ चुके हैं। जनन को क्या किए थे? जनन को हम लोग दो भाग बांटे थे ना, एक लैंगिक, दूसरा अलैंगिक, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। दो भाग बांटे थे, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। आज हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन क्रिया, सेक्सुअल जनन क्रिया। अब देखिए कि जनन क्रिया पहले होगा तो हमारे शरीर में जनन क्रिया करने के लिए विभिन्न प्रकार के अंग और अंगतंत्र होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेन्स होते हैं जो सारे ऑर्गेन्स जनन क्रिया में भाग लेते हैं। पहले हम लोग इसके बारे में आते हैं, जानकारी लेते हैं कि हमारे शरीर में जो जनन क्रिया करने वाले अंग हैं वो कैसा है, उसकी बनावट कैसा है। तो हम चाहेंगे कि आप लोग कलम कॉपी लेकर तैयार रहें ताकि हम जो फिगर बनावें आप भी इस फिगर को काफ़ी अच्छे से बनावें, काफ़ी अच्छे ढंग से सीखें, क्योंकि ये फिगर आपको 5 नंबर में पूछते हैं। अगर 3 नंबर में पूछा तो वर्णन नहीं करना होगा, 5 नंबर में पूछा तो फिगर बना करके पुनः इसके बारे में वर्णन करना है। समझ में आ गया होगा? तो अब हम आप लोग फिगर बनाते हैं। आप लोग फिगर देखिए और देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई में फिगर कैसे बनता है, कैसे आप अच्छे से अच्छे फिगर को डील कर सकते हैं। आइए हम लोग फिगर की ओर चलते हैं। फिगर देखिए सबसे आसान है। पहले हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से W लिखते हैं। क्या लिखते हैं? W। या आप कहिए ओ। जैसे बच्चे को अगर पढ़ाते हैं, बच्चे अगर को लिखने नहीं आता है उसको आप लिखेगा अ ऊपर की ओर तो वो लिखेगा नीचे की ओर। आप लिखेगा इधर घुमा करके तो बच्चे लिखेगा, आप इधर घुमाए तो बच्चे इधर घुमाएगा, यानी एवं प्रकार आपके विपरीत दिशा की ओर चलता है। बच्चे को आप बोलिएगा कि बाबू तुम उस कोने में नहीं जाना, उधर सांप है, बच्चे सोचेगा कि भैया दीदी थोड़ा हट जाए, थोड़ा देखते कैसा सांप है। ये ह्यूमन नेचर है, ये हम लोग का नेचर है कि हम कैसे धीरे धीरे हमारे अंदर जो है हार्मोन डिस्चार्ज होता है और जिस हिसाब से हमारे अंदर हार्मोन डिस्चार्ज होगा हमारा सोचने की क्षमता उसी हिसाब से बढ़ता जाता है और धीरे धीरे हम बड़े बड़े कठिन काम को भी आसानी से कर लेते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि मैंने क्या किया, और लिखे नीचे की ओर। कोई बात नहीं, अगर बच्चे गलत लिखे तो उसको प्रोत्साहन दीजिए, उसको डांटिए नहीं। अगर आप बच्चे को डांट रहे हैं तो इसका मतलब है कि बच्चे आपसे कहीं बेहतरीन है, बच्चे में क्वालिटी है, आपके अंदर क्वालिटी की कमी है। जी अपने क्वालिटी को, आपके अंदर जो क्वालिटी है अपने अवगुण को छुपाए रखने के लिए आप बच्चे को बीच में डांट देते हैं। बच्चे आपसे कुछ क्वेश्चन किया और आप बच्चे को डांट देते हैं, जो कि गलत है। आपको बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, क्योंकि आज अगर गलत किया है तो वही आने वाले समय में अच्छे करके दिखाएंगे। गलत भी करे, बच्चे को प्रोत्साहन दीजिए। जैसे आप देखे थे राम और लक्ष्मण जी गए थे जंगल में धनुष विद्या सीखने के लिए, किन के पास? विश्वामित्र के पास। और विश्वामित्र जी
जब जब राम और लक्ष्मण धनुष विद्या नए नए विद्या सीखते थे, इन्हें नए नए धनुष दिया करते थे। क्या दिया करते थे? नए नए धनुष दिया करते थे। तो अब कैसा था नया नया धनुष था? अब देख लीजिए आप लोग धनुष कैसा था। अब देखिए कि धनुष बन के तैयार हो गया, कहीं कोई दिक्कत है? अब देखिए कि आप देखे थे कि जो धनुष बना था, ये धनुष जो है राम लक्ष्मण को जो दिया जाता था, किनके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा। वो धनुष शिव के द्वारा दिए हुए, परशुराम जी का जो है द्वारा दिए हुए, परशुराम जी, ये शिव जी का धनुष था जिसे परशुराम जी दिए थे राजा जनक जी को। अब राजा जनक जी एक दिन कहीं घूमने जा रहे थे, तो उन्होंने अपने बेटी सीता से कहे कि बेटी मैं घूमने जा रहा हूँ, आज तुम ही इस मंदिर में जाकर के पूजा कराना। जब वो मंदिर पूजा करने के लिए गए तो देखते हैं कि धनुष के चारों किनारे बड़े बड़े पेड़ पौधे निकल चुके हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पौधे निकल चुके हैं। सीता जी को देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ कि मेरे पिताजी क्या पूजा नहीं करते हैं? आश्चर्य हुआ। उन्होंने आए, प्रभु का नाम लिया और एक हाथ से धनुष को उठा लेती है। क्या करती है? एक हाथ से धनुष को ऊपर उठा लेती है और धनुष को उठाती है, दूसरे हाथ से सारे जंगल को साफ कर देते हैं और जल से धो करके पुनः धनुष को उसी जगह रख देते हैं। पूजा करने के बाद पुनः चली जाती है। अगले दिन जब जनक जी वहाँ पहुँचते हैं तो देव अचंभ में पड़ जाते हैं कि भाई ऐसा कौन सा शक्तिशाली है जिन्होंने इस धनुष को उठा लिया? मैंने आज तक इस धनुष को हिला भी नहीं सके। कौन सा शक्तिशाली लोग है? उन्होंने इसकी जानकारी लेने के लिए अपने बेटी सीता से कहे कि बेटी मैं जा रहा हूँ, थके हुए हैं, मैं घूमने जा रहा हूँ, आज भी तुम्हें पूजा करने के लिए जाना। और सीता जी पुनः मंदिर पूजा करने के लिए जाती है। जब पूजा करने जाती है वहाँ देखती है कि वहाँ पर जाने के बाद जो है, जब वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर जाने के बाद पुनः अगले ही जैसा फ्लाइट में डाल दे। गड़ा गया होगा। अब कहाँ से छूटा? जब वो पहुँचते हैं, सीता जी पुनः जो है धनुष को एक हाथ से उठा करके साफ करती है, पूजा करके जो ही बाहर निकलने लगती है, उसी समय राजा जनक जी मंदिर में प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद वो देख कर का अचंभव रह गए और उन्हें महसूस हो गया कि वाकई में हमारी बेटी काफ़ी शक्तिशाली है, काफ़ी गुणवान है, काफ़ी सुंदरता है, सारे गुण से भरपूर है। उन्होंने उसी समय भीष्म प्रतिज्ञा किया, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा किए कि जो राजा महाराजा इस धनुष को उठा लेगा, मैं उसी के साथ अपनी बेटी सीता का स्वयंवर करेंगे, सीता का शादी करेंगे। सारे राजा महाराजा को खबर कर दिए। सभी राजा महाराजा वहाँ आए। जब सारे राजा महाराजा वहाँ आते हैं तो देखा गया
कि वहाँ पे एक धनुष रखा हुआ है, फल वहाँ पर फूल रखे हुए हैं, सारे धनुष जो है, सारे लोग जो है धनुष के प्रणाम कर रहे हैं। सारे शक्तिशाली लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, धनुष को उठाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन धनुष उससे हिल तक नहीं रहा है। रावण भी आए थे, उन्होंने भी धनुष को उठाए, लेकिन धनुष उनसे नहीं उठा। इसके बाद आप लोगों के जैसे कुछ जो है शक्तिशाली लोग थे, आप लोगों के जैसे भी कुछ लोग थे, उन्हें लगा कि अगर हम लोग तो उठेगा नहीं तो क्या करें, हम लोग अगर सब मिल के एक बार अगर धनुष को उठाते हैं, अगर धनुष टूट जाए तो क्या होगा। बिल्कुल सही, शेर में, यानी लोग सोचा कि शेर में ही शादी कर लेंगे। और आप लोगों के जैसे युवक जो थे, विद्यार्थी भी यहाँ पहुँच गए, लेकिन धनुष नहीं हिला। ये बात देकर के राजा जनक जी काफ़ी आवेशित हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी शक्तिशाली राजा पृथ्वी पर अब नहीं रहा जो हमारे बेटी सीता के जैसे शक्तिशाली हो और इस धनुष को उठा ले। उसी समय श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी को काफ़ी आवेश हुआ, क्योंकि वो शेषावतार हैं और वो उन्होंने काफ़ी आवेश में अपनी गांडव उठाया, बंदूक उठाया, धनुष उठाए और उसी समय कहा रामचंद्र जी से, भैया अगर आपका आदेश हो मैं उस धनुष को कई टुकड़े में विभक्त कर देंगे। जब ऐसा बात लगा, उन्होंने अपने लक्ष्मण से कहे कि भाई ऐसा नहीं, गुरुदेव हैं, बिना गुरुदेव के आदेश से किया गया काम और सफल होता है, इसीलिए गुरुदेव के आदेश के अनुसार हम लोग चलेंगे। उसी समय विश्वामित्र जी आए और राम से कहे कि बेटा तुम जाकर के पुरुष की प्रतिष्ठा रखो। और उन्होंने गए, धनुष को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया और धनुष को उठाते ही, धनुष बाण चढ़ाते ही, धनुष जो ही डोर पर चढ़ाते हैं बाण, धनुष दो भाग में टूट जाता है। धनुष टूटा। अब पूरे जनकपुर में क्या हुआ, मिठाइयाँ बांटने लगे। पूरे जनकपुर में क्या बांटने लगे, तो पूरे जनकपुर में मिठाइयाँ बांटने लगा। अब पूरे जनकपुर में मिठाई जो है बट रहा है। क्या बट रहा है, पूरे जनकपुर में ये जो मिठाई आप देख रहे हैं, ये मिठाई पूरे जनकपुर में बट रहा है। सारे लोग खुशी से झूम रहे हैं। क्यों झूम रहे हैं, तो सब ने देखा कि जो धनुष को कोई आज तक उठाया नहीं, वो धनुष आज जो है दो टुकड़ों में विभक्त हो गया है। और किनके द्वारा, श्री रामचंद्र की द्वारा। अब क्या होता है कि जब ये लड्डू आप देखते हैं कि बच्चे को देते हैं, बच्चे क्या करता है, अपने घरों में बंद कर देते हैं, घर में ले आते रखते हैं। ये जो है हम लोग भी ये जो है इस भाग को हम यहाँ ला करके रख देते हैं। अब एक चीज बताइए, फिगर है जिनको समझ में नहीं आया हो, एकदम बिल्कुल सब आदमी को आ गया हो, क्योंकि आपने देखे मैंने कुछ नहीं क्या की, W लिख दिए या फिर उल्टा नीचे की ओर O लिख दिए और ऊपर में क्या किए, एक धनुष रख दिए। और कहीं कुछ है, कुछ नहीं है। ये क्या था, इसी को हम कहते हैं यूट्रस, गर्भाशय। फिगर सब लोग से बन जाएगा, कहीं है बोली जो जिनसे फिगर नहीं बनेगा मैं उनको भर पेट मिठाई खिला दूँगा। कोई है जिनसे नहीं बनता हो, बड़ी हल्का फिगर, काफ़ी हल्का फिगर है। अब देखिए इसका नाम को जब फिगर बना तो इसका नाम भी तो होना चाहिए फिगर का कुछ ना। अब इसका नामकरण क्या होगा, जो नाम आपके मुख से निकल जाए, आप लोग जो बोलिएगा वही नाम बिल्कुल सत्य होगा, वही नाम बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपने देखे हैं कि आप बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। अब देखिए नाम क्या, अगर कोई अंडे के समान कोई वस्तु गोलाकार हो तो उसका नाम क्या होना चाहिए, आप लोग बताइए। बिल्कुल सही, इसका नाम होना चाहिए अंडाशय। क्या होना चाहिए, अंडाशय। अंडाशय मतलब ओवरी। ओवरी। अब देखिए अंडे के अंदर अगर छोटा छोटा अंडाणु हो, छोटे छोटे और अंडा हो, तो इसको क्या कहेंगे, अंडाणु। क्या कहेंगे, अंडाणु यानी ओवम। क्या कहेंगे इसको, ओवम।
और ये देखिए नाले की समान है कि अगर यहाँ हम पानी डालते हैं तो नीचे की उधर आएगा, यहाँ डालते हैं तो इधर आएगा। इसका नाम हम क्या रख दें, अगर नाले के समान हो, नालिका, बिल्कुल सही। यानी थोड़ा स्टैंडर्ड बना देना है। अगर कोई पूछे पापा जी का नाम क्या है, आप अगर बोलते हैं श्री राम, तो राम श्री लगा दी कितना अच्छा हुआ, खाली राम कहते हैं तो उतने अच्छे नहीं लगते हैं। थोड़ा इसके सभ्यता को बढ़ाते हैं, सुंदरता को बढ़ाते हैं। यानी फेलोपियन नाम है, नालिका नाम है, नालिका नाम है, इसको हम फेलोपियन नलिका रखते हैं। फेलोपियन ट्यूब, क्या रखते हैं, फेलोपियन ट्यूब। अब ये जो देखते हैं ये भाग जो ये संपूर्ण भाग जो है, इस भाग को हम रखते हैं यूटेरस। गर्भाशय, क्या रखते हैं इसका, गर्भाशय। और ये जो भाग आप देखते हैं इसको रखते हैं योनि मार्ग। भेजाइना, क्या रखते हैं, योनि मार्ग यानी भेजाना। अब सब आदमी को समझ में आ गया है कि इसका क्या नाम होगा, कौन सा भाग कौन है। तो मैं चाहूँगा आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए सबको, तो फिर हम समझा रहे हैं इसके बारे में। अच्छा से फिगर बनाइए, नोट कीजिए। बनाइए, हो गया। अब आप समझिए कि एक मादा में कितने ओवरी होते हैं, एक जोड़े, यानी दोनों साइड एक एक ओवरी है। यानी अंडाशय कितने होते हैं, एक मादा में एक जोड़े अंडाशय होते हैं। और अंडाशय के अंदर ये जो अंडाशय देखते हैं, ओवरी देखते हैं, ओवरी के अंदर 5000 ओवम पाया। कितना ओवम होता है, 5000। एक मादा, एक बालिका जब जन्म लेती है तो जन्म के समय से ही उसके अंडाशय के अंदर 5000 अंडाणु पाए जाते। कितने अंडाणु पाए जाते हैं, 5000। यानी इस उनके यूट्रस के भागों में पाए जाने वाले ओवरी के अंदर उतनी क्षमता होता है जन्म के समय से ही कि वे आसानी से बच्चे को जन्म दे सकते हैं। और उसकी संख्या होता है ओवम की 5000। यानी एक मादा का अगर शरीर साथ दे, समय साथ दे, तो वे लगभग जो है 5000 बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं ना। अब देखिए कि इसमें समझ गए 5000 होता है। अब देखिए कि ये जो ओवम होता है प्रत्येक में, ये आपको नीट के एग्जाम में पूछता है और बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होगा
एग्जाम में भी पूछेगा या किसी बोर्ड का एग्जाम होगा, एग्जाम में पूछता है कि एक मादा अपने जीवन काल में कितने ओवम को बाहर निकाल सकता है, कितने ओवम को बाहर निकालता है। यानी ये जो ओवम 5000 है, दोनों मिला के 5000 हैं, ये अपने जीवन काल में कितना निकलता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा कि जानकारी करना होगा कि ओवम कब से निकलना आरंभ होगा। तो जब किसी बालिका की उम्र हो जाए 12 वर्ष, कितना हो जाए 12 से 14 वर्ष, तो 12 से 14 वर्ष जब होते हैं तो उसके बाद इसमें क्या होता है, एस्ट्रोजेन नामक एक हार्मोन होता है, जो हार्मोन डिस्चार्ज होगा। क्या होगा, एस्ट्रोजेन नामक हार्मोन स्रावित होगा, जिस एस्ट्रोजेन हार्मोन के कारण जनन क्रिया करने वाले सारे अंग क्या होता है कि डेवलप करते हैं, सारे अंग वृद्धि करते हैं। और ये जो ओवम था, ओवम परिपक्व होकर के निषेचित होने के लिए बाहर निकलते हैं। वो कब निकलते हैं, तो प्रत्येक मंथ एक ओवम बाहर निकलता है, जिसका समय होता है 12वें से 14वें दिन, 12 से 14वें दिन के बीच, 12 से 14वें दिन के बीच ये ओवम क्या होता है कि बाहर निकलते हैं। समझ में आ रहा है, क्या कब निकलता है, 12वें से 14वें दिन। और कब तक निकलता है कि जब ये हार्मोन डिस्चार्ज होना बंद हो जाए। तो हार्मोन डिस्चार्ज होना होता है बंद 50 से 55 वर्षों के बीच। कब होता है, 50 से 55 वर्ष के बीच बंद होता है। यानी इसका मतलब है अब मादा के शरीर में जो ओवम था, ओवम परिपक्व नहीं होगा, ओवम मैच्योर नहीं होगा। यानी अब इसके बीच का समय निकालना है, तब निकलेगा कि एक मादा अपने जीवन काल में कितने ओवम को विमोचित करते हैं, कितने ओवम बाहर निकालते हैं। इसलिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ जो आप देख रहे हैं कि 12 से 14 कितना है, 12 से 14, और यहाँ पर है 50 से 55 वर्ष, 50 से 55 वर्ष, कितना है 50 से 55 वर्ष। अब दोनों के बीच का समय निकालें, 14 से लेकर के 55 वर्ष के बीच का हम समय निकाल लेंगे। जितने मंथ होगा, तो आपने यहाँ देखे थे एक मंथ में एक निकलता है, यानी एक साल गुने एक मंथ गुने 12। एक मंथ कितने दिनों का होता है, 30 दिन का, 30 दिन में एक निकलेगा, और 12 महीने में 12, कितना निकलेगा, 12 महीने में 12। अब हमको क्या करना है कि टोटल निकाल लेना है कि 14 साल से 55 साल के बीच का समय कितना हो, जितना वर्ष होगा उसमें हम 12 से फिर यहाँ गुना कर देंगे। क्या करेंगे, यहाँ से गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जो निकलेगा वही ओवम, उतना ही ओवम बाहर निकलते हैं। यानी लगभग 400 ओवम निकलता है। कितना निकलता है, लगभग 400 ओवम। लगभग, इसको लिखना है लगभग। निकालना सीख गए, सब आदमी सीख गए होंगे कि 14-12 जब से हार्मोन डिस्चार्ज होगा, ओवम परिपक्व होना आरंभ हुआ, तब से लेकर के जब बंद होगा उस समय के बीच का निकालना है कि कितने मंथ हुआ। जितना मंथ होगा, एक मंथ में एगो निकलेगा, उसको गुना कर देंगे। गुना करने के बाद लगभग 400 निकलते हैं। अब आप समझ में आ गया होगा कि कितने निकलता है, तो लगभग 400 निकलते हैं। अब आप लोग के इसमें कहीं से कोई दिक्कत है, मेरे ख्याल से कहीं से कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा। और मैं चाहूँगा कि मैं इसके बारे में और अच्छा से डिटेल से जाएंगे। अभी हम काफ़ी डिटेल से नहीं, और डिटेल जा रहे हैं, लेकिन आप लोग क्या कीजिए, पहले जो फिगर बनाए एक बार देख लीजिए कि आपको कहीं से कोई कठिनाई तो नहीं हो रही है। कहीं से कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको बारीकी से काफ़ी मतलब एक सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को अलग अलग करके दे रहे हैं ना। तो इस पर आपको ध्यान देना है, ये सब परीक्षा में पूछता है। अब देखिए, जब ओवम देखे कि आप ओवम बाहर निकलते हैं, ओवम जो बाहर निकलता है, तो बाहर निकलने के बाद, बाहर निकलने से पहले क्या होगा कि इस भागों में एक विशेष प्रकार के संरचना बनते हैं। अगर यह संरचना गर्भाशय के आंतरिक भागों में एक विशेष प्रकार का क्या बनता है, संरचना। अगर ये संरचना बना हुआ संरचना निषेचित अगर नहीं हुआ ओवम यहाँ आया, यानी निषेचन क्रिया के शरीर के किस भाग में होते हैं, मादा के फैलोपियन ट्यूब के भाग में। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि मादा में निषेचन क्रिया किस भाग में होते हैं, तो क्या लिखना है, बताना है कि फैलोपियन ट्यूब के भाग में। अब देखिए कि अगर ये ओवम निकला और निषेचन क्रिया नहीं हुआ, तो ये ओवम क्या होगा, निष्क्रिय हो जाएंगे, ओवम मर जाएंगे।
ये जो संरचना का निर्माण हुआ, ये संरचना टूट जाएगा, तो ये क्या हुआ, हमारे शरीर के लिए, मादा के शरीर के लिए बेकार है। अगर ये बाहर नहीं निकले तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। जैसे आज हम लोग क्लास ले रहे हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, यहाँ एक चूहा हम लोग चले जाए मर जाए, चूहा जब मर जाएगा 2 दिन बाद हम लोग आएंगे, कितना मज़ेदार खुशबू रहेगा, काफ़ी मन होगा कि रूम से निकले ना, माने काफ़ी बदबू देगा, इसे रूम से निकालना काफ़ी ज़रूरी है। उसी प्रकार किसी मादा के यूट्रस में अगर ये ओवम बाहर निकला है, संरचना बना है, और ये बाहर नहीं निकले तो यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन फैल जाएगा, और ऐसे मादा विभिन्न प्रकार के यूट्रस संबंधी बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। इसीलिए मादा के यूट्रस से भेजना के द्वारा ये शरीर से बाहर निकलता है। क्या निकलता है, ये जो है शरीर से बाहर निकलते हैं। इसी क्रिया को हम कहेंगे मासिक चक्र। क्या कहेंगे इसको, मासिक चक्र, मेंस साइकिल। क्या कहेंगे इसको, मासिक चक्र। जो मासिक चक्र प्रत्येक मंथ के 28वें दिन, कब होता है, प्रत्येक मंथ के 28वें दिन, और कितने दिनों तक चलता है, तो ये चलता है 3 से 5 दिन तक। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि मादा में मासिक चक्र कब होता है, तो 28 दिन, प्रत्येक मंथ के 28वें दिन, और कितने दिनों तक चलते हैं, तो 3 से 5 दिनों तक चलता है। और कब से आरंभ होता है, जब मादा की उम्र हो जाए 12 से 14 वर्ष, तब आरंभ होगा। अगर प्रथम बार किसी मादा में अगर ये मासिक चक्र हुआ, मेन साइकिल हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रजो दर्शन। क्या कहेंगे, रजो दर्शन। रज मतलब खून, रज मतलब खून, ब्लड। दर्शन मीन्स देखना, अगर किसी मादा के भेजना के भागों से अगर ब्लड निकल रहा है प्रथम बार मेंस के रूप में, इसी को हम कहते हैं रजो दर्शन। लेकिन जब मादा की उम्र हो जाए 55 से 50 वर्ष, तो ये निकलना बंद कर देता है, मासिक चक्र बंद हो जाते हैं। इसको हम कहेंगे रजो निवृत्ति। क्या कहेंगे, रजो निवृत्ति। अब देखिए, इसका भी आपको परीक्षा पूछेगा, रजो निवृत्ति क्या है या रजो दर्शन क्या है। रज मतलब खून, निवृत्ति मतलब उससे फुर्सत हो जाना, रक्त निकलना बंद हो जाना ही रजो निवृत्ति कहलाता है। यानी जब किसी मादाओं की उम्र 50 से 55 वर्ष हो जाए और ब्लड निकलना बंद हो जाए, मासिक चक्र बंद हो जाए, तो इसको हम कहेंगे रजो निवृत्ति ना। किसी मादा में प्रथम बार अगर ये क्रिया होता है, तो प्रथम बार अगर ब्लड निकलता है, मासिक चक्र होते हैं, तो इसको कहते हैं रजो दर्शन। लगभग इतना तक समझ में बच्चों आ गया होगा। चलिए, हम लोग इसके बारे, यूट्रस के बारे में अच्छा से पढ़ लिए। लगभग कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग कोई दिक्कत होगा, आप कमेंट करेंगे, मैं उसके ऊपर अच्छा से बताएंगे पुनः कि कहाँ कहाँ क्या आपको कठिनाई हुई है। और मेरे ख्याल से आपको इसमें से कहीं कोई दिक्कत ऐसा चीज़ नहीं छोड़े हैं जो आपको कठिनाई हो जाए। अब आप देखिए, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अगर ओवम निषेचित हुआ यहाँ तो फेलोपियन नलिका से ओवरी तक पहुँचने में कितना, यूट्रस तक पहुँचने में कितना समय लगता है। यूट्रस तक पहुँचने में लगभग 3.5 घंटे के समय लगते हैं। ये सब नीट में जब बैठिएगा तब वहाँ क्वेश्चन मिलेगा, बिहार बोर्ड में नहीं मिलेगा, बोर्ड के एग्जाम में नहीं मिलेगा। ये नीट में मिलेगा कि निषेचित अंडाणु जब निषेचित हो जाए तो वे पुनः जब वापस लौटते हैं तो फेलोपियन नलिका में कितनी देर लगता है, कितनी देर लगता है, 3.5 घंटा। तो जय हिंद बच्चों।